डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर नवीन यादव आपके समक्ष उपस्थित हूँ। कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। तो इससे पहले मैं बता दूं, इससे पहले हम इस सत्र के लिए 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी। ये तीसरा वीडियो है और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न पे होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं, जिनका आज के अखबार में भी उन्होंने अपना बयान दिया है, बोर्ड के अध्यक्ष हैं डॉक्टर DP जारोली। उन्होंने इस परीक्षा के बारे में आप लोगों से संबंधित कुछ बातें बताई हैं। तो उनकी चर्चा मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट में की थी और आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो पहले अपन अपना नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। अगला चैप्टर आपका है भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। आप अपनी किताब निकाल सकते हो, मैं आपकी किताब के अकॉर्डिंग ही पढ़ा रहा हूँ। उसके अंदर कौन सा टॉपिक पहले है, उसके बाद कौन सा है और उसके आगे कौन सा है, तो वही क्रम है जो आपकी किताब का है। उससे कोई ज़्यादा मटेरियल देने की मैं कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि अगर बुक्स को मैं नहीं देखूंगा तो मुझे ये पता ही नहीं चलेगा कब मैं तुम्हारे सिलेबस से कहीं ज़्यादा तुम्हें पढ़ाने लगा, जो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, उन लोगों को शेयर कीजिए जिनको इनकी आवश्यकता है। जिनको आवश्यकता नहीं उनके पास भेजने का कोई मतलब नहीं है, और जिससे हमारी जो कुछ यूट्यूब की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। तो आपकी रेगुलर क्लास सुबह और शाम दोनों टाइम में लूँगा, तो जिससे आपका ये सिलेबस है बहुत जल्दी हो जाएगा और आपको हमारे द्वारा जो उपलब्ध मैटर है वो बहुत ही जेन्युइन मिलेगा, बहुत ही शॉर्ट और सारगर्भित मिलेगा। तो देखते रहिए। आज का पाठ स्टार्ट करते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। तो ये आपका सेकंड जो खंड है, भाग है, उसका तीसरा पाठ है। पहला पाठ मैंने कंप्लीट करा दिया, उसके बाद दूसरा पाठ आपके सिलेबस से हटा दिया गया है और ये तीसरा पाठ है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 है भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व। देखो, जैसा मैं मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स को समझाता हूं वैसा ही तुम्हें बता रहा हूं कि कोई भी चैप्टर तुम पढ़ो उससे पहले उस चैप्टर के बारे में, उस चैप्टर का जो नाम है वो तुम्हारे समझ में आना चाहिए। अगर वही समझ में नहीं आया तो चैप्टर भी समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये करना है कि उनके शब्दों के ऊपर गौर किया जाए कि क्या पहला भारत की, यानी भारत देश के लिए अपन पढ़ रहे हैं, किसी और देश की संघीय व्यवस्था नहीं पढ़ रहे। किस देश की संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं? भारत की संघीय व्यवस्था पढ़ रहे हैं। और उसके आधारभूत तत्व, यानी उस भारत की ने एक संघीय व्यवस्था अपनाई है और उसके कुछ आधारभूत तत्व है, तो वो क्या क्या हैं। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए संघीय व्यवस्था होती क्या है, और फिर अपन ये देखेंगे कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें वो तत्व कितने विद्यमान है, कितने विद्यमान नहीं है, इसके अलावा क्या है ना। तो मैं एक छोटा सा रूप पहले आपको ये बता देता हूं कि जो शासन व्यवस्थाएं जो होती हैं वो मेनली 2 टाइप की होती हैं। उनका डिवाइडेशन, वर्गीकरण 2 रूप में करते हैं। वो उस डिवाइडेशन का आधार है शक्तियों का बंटवारा। संविधान द्वारा शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से किया गया है। अगर संविधान, देखो मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं। देखो, संघीय व्यवस्था क्या होती है ये कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें, यूं कहीं पढ़ा देंगे लोग। संघीय व्यवस्था, ठीक है। मैंने कहा कि चैप्टर को समझो, चैप्टर का नाम को समझो, इतना तो समझ ही गए। भारत की यानी भारत देश की। अब ये बताया संघीय व्यवस्था। अभी संघीय व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? देखो, अब मैं बताता हूं कि एक संविधान होता है, प्रत्येक देश अपना एक संविधान बनाते हैं, ठीक है। उस संविधान में शासन की शक्ति, किसकी शक्ति? संविधान में शासन की शक्ति
किसे प्रदान की गई है, यानी संविधान जो है वो शासन की शक्ति प्रदान करता है, किसे प्रदान करता है? यदि शासन शक्ति किसी देश में एक जगह दे दी गई है, एक जगह दे दी गई, यानी शासन शक्ति पूरे देश की एक सरकार को, एक जगह का मतलब एक सरकार, एक जगह का मतलब क्या है? एक सरकार, जो होती है केंद्र सरकार, यानी पूरे देश की सरकार, जो क्या होती है? पूरे देश की सरकार, केंद्र सरकार। यानी संविधान ने पूरे देश के ऊपर शासन करने की जो शक्ति है, जो राज सत्ता का प्रयोग करने का जो अधिकार है, वो सिर्फ किसको दे दिया? केंद्र सरकार को। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो, संविधान बंटवारा करने वाला है। जैसे हमारे घरों में होता है, जो पिताजी के पास संपत्ति होती है, तो ये संविधान की संपत्ति है, शासन की शक्ति, और ये पिताजी अपने, जब ये शासन की शक्ति, यानी जब पिताजी अपनी संपत्ति को अपने 2 या 3 बेटों में सिर्फ एक बेटे को दे देता है, यानी एक जगह सारी संविधान द्वारा शासन शक्ति है, जैसे एक जगह ही सारी, एक सरकार को ही सारी दे दी गई, तो वो होती है एकात्मक शासन। तो वो होता है एकात्मक शासन। ठीक है, दोबारा समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आएगा तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। जैसे हमारे घरों में एक पिताजी अपने, उसके 3 पुत्र हैं, और उसने अपनी सारी जायदाद बड़े पुत्र के नाम करा दी, तो इसका मतलब उसने सारी की सारी एक बेटे को दे दी, तो ये उसके बाद का शासन कैसा होगा? एकात्मक शासन। एकात्मक शासन किस लिए? इसकी सारी शक्तियां, सारी संपत्ति किसको दे दी? एक बेटे को दे दी, तो एकात्मक शासन। ठीक है, तो ऐसे ही संविधान जब अपनी शासन करने की शक्ति एक सरकार को दे देता है, पूरे देश की एक सरकार होगी, उसके पास शासन की सारी शक्तियां होंगी, तो वहां एकात्मक शासन होता है। दूसरा, अगर ये शासन की शक्ति संविधान बांट के दे, ठीक है, कि कुछ शक्ति केंद्र के पास रहेगी, कुछ शक्ति राज्य के पास रहेगी। अगर शक्तियों का बंटवारा संविधान द्वारा कर दिया गया, यानी एक बाप ने अपने 3 बेटों को अलग अलग प्रॉपर्टी दे दी, यानी बाप की अगर 9 बीघा जमीन थी, 3-3 बीघा सभी को बंटवारा करके दे दिया। डायरेक्ट बाप ने छोटे भाई को दिया, डायरेक्ट बाप ने बड़े को दिया, बीच वाले को दिया, यानी बाप ने बंटवारा किया, सीधा बंटवारा किया, तो वो क्या हो गया? संघात्मक। वो क्या हो गया? संघात्मक। तो संघात्मक शासन व्यवस्था जो देश में होती है, उसकी क्या विशेषता होती है? उस देश का संविधान शासन करने की शक्ति केंद्र और राज्य दोनों में बांटता है। तो सीधी सी बात है, भारत की संघीय व्यवस्था, इसका मतलब भारत के संविधान में भी शासन शक्तियों का बंटवारा किया गया होगा। किस प्रकार से किया गया है, किसके पास ज्यादा शक्ति दी है, किसके पास कम शक्ति दी है, कैसे कैसे दी है, इन चीजों को अपन इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये अगर ऐसा बंटवारा होता है तो क्या कहलाता है? संघात्मक शासन। ठीक है, अगर संविधान द्वारा शासन शक्तियों का बंटवारा होता है तो संघात्मक शासन। अगर शासन की सारी शक्तियां किसी एक सरकार को एक जगह दे दी जाती है तो एकात्मक शासन। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, किसी को लिखना हो तो आप पॉज करके इसको लिख सकते हैं। देखिए, अब भारत का जो संघीय व्यवस्था है उसके क्या क्या तत्व हैं। ठीक है, ठीक है, पहला है प्रमुख तत्व, संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व। पहला ही है शासन, यानी मैंने तुम्हें अभी बताया था कि शासन करने की शक्तियों का अगर विभाजन होगा तो संघात्मक। भारत में संघात्मक है, इसका मतलब शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। मेरे हिसाब से इस विशेषता को समझाने का यहां से अब कोई
जरूरत नहीं है, क्योंकि शासन करने की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया। किसमें कर दिया? केंद्र और राज्य सरकारों में कर दिया। ठीक है, इसके तहत ही भारत के संविधान में 3 सूचियों का वर्णन है। कितनी सूची? 3 सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, इन 3 सूचियों को याद रखना कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी सूची है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 66 विषय हैं और इसमें 47 विषय हैं। ये विषय हैं, यानी इतने विषयों के ऊपर कानून बनाने की जिम्मेदारी, संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने की जिम्मेदारी किसके पास होगी? संघ के पास, संघ या केंद्र के पास। कानून कौन बनाएगा? ये कानून कौन बनाएगा? केंद्र। संघ भी बोलते हैं, संघ केंद्र एक ही चीज होती है। तो राज्य सूची पे कानून कौन बनाएगा? राज्य। और समवर्ती सूची पे राज्य भी बनाएगा प्लस केंद्र, यानी दोनों बनाएंगे। ठीक है, तो ये स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है शासन शक्तियों का, इसको अपन को ध्यान रखना है। ये हमारे संघीय शासन व्यवस्था की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि क्या हमारे, जो मैंने आज अभी बताया था कि बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोले ने क्या निर्देश जारी किए हैं, विस्तृत रूप से इस क्लास में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, हमारी जो न्यायपालिका है, जो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय है, वो निष्पक्ष हैं, वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते, स्वतंत्र हैं, वो किसी के दबाव में काम नहीं करते। तीसरा है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है। मैंने कहा ना, संविधान क्या है? जैसे हमारे घरों में पिताजी होते हैं, वो अपने पुत्रों में संपत्ति का वितरण करते हैं, तो उसी प्रकार से देश में शक्तियों का विभाजन संविधान कर रहा है। तो बेटे बड़े या बाप बड़ा? बाप बड़ा। इसी प्रकार से शासन शक्तियां तो केंद्र और राज्यों को मिली, लेकिन दी किसने? संविधान ने दी। इसलिए संविधान क्या है? यहां पे सर्वोच्च है। एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये क्या है भाई? नागरिकता एक होगी। मैंने कहा हो सकता है कि शक्तियां बटी हुई हैं केंद्र और राज्यों में, लेकिन नागरिकता एक ही होगी। वैसे हमारे यहाँ पे राजस्थान सरकार भी है, कभी राजस्थान सरकार के भी कानूनों का पालन किया जाता है और केंद्र सरकार, भारत सरकार के भी कानूनों का पालन किया जाता है, लेकिन फिर भी नागरिकता एक है। हम सब भारतीय हैं, नागरिकता हमारी क्या है? भारतीय। हम राजस्थानी, हमारी कोई नागरिकता नहीं है, हरियाणवी कोई नागरिकता नहीं है, महाराष्ट्र की कोई नागरिकता नहीं है, आंध्र प्रदेशी होना कोई नागरिकता नहीं है, यानी राज्यों के नागरिकता नहीं होगी, सिर्फ देश की नागरिकता होगी। इसलिए भारत के पास सिर्फ एक नागरिकता मिलती है, एकल नागरिकता। ठीक है, अगला है केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन। केंद्रीय व्यवस्थापिका में राज्यों का सदन। राज्यसभा। केंद्रीय व्यवस्थापिका कौन है? बताओ बच्चे, केंद्रीय व्यवस्थापिका कौन है? हमारी संसद, जो केंद्र में कानून बनाती है। उसके 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला चैप्टर उसी का है, पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है,
तो ये जो केंद्र की जो व्यवस्थापिका होती है, जो संसद कहती है हमारे देश में, उसके सदन में एक सदन होगा, वो राज्यों का होगा, यानी उसमें राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, और वो क्या कौन सा होगा? राज्यसभा। अगले चैप्टर में बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा इस चीज को, है ना। इसके आगे है राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद यानी देखो दो सरकारें हैं अपने यहाँ पे, एक केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार। केंद्र का दूसरा नाम है संघ, इसको 3 मत मान लेना, ठीक है। संविधान ने जो बंटवारा किया है वो 2 में किया है, जैसे एक बाप के 2 ही बेटे हैं, ठीक है। तो संविधान का बंटवारा 2 में है, संघ और राज्य में। संघ का दूसरा नाम क्या है? केंद्र। अब बात आती है राज्यपाल। ये राज्यपाल क्या होता है? केंद्र सरकार जो होती है वो अपने उसका जो केंद्र सरकार का जो मुखिया होता है वो राष्ट्रपति होता है। वो अपना एक एजेंट के तौर पे प्रत्येक राज्य में एक एक व्यक्ति को भेजता है, जो उस राज्य के बारे में कोई भी रिपोर्ट होती है, उस राज्य की सरकार द्वारा जैसे भी काम किए जाते हैं, उनकी सूचना राष्ट्रपति को देता है। क्योंकि देश का शासन तो राष्ट्रपति ही अध्यक्ष है देश के शासन का, तो उसको प्रत्येक राज्य की सूचनाएं मिलनी चाहिए, तो उसके लिए राज्यपाल का पद सृजित किया गया है। तो ये राज्यपाल का पद हमारे देश के संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। इसके अलावा है एकात्मकता का प्रभुत्व। क्या है एकात्मकता का प्रभुत्व? एकात्मकता का प्रभुत्व, देखो मैंने बताया कि हमारे देश में दो भागों में शासन शक्तियों का विभाजन किया है, केंद्र और राज्यों में। अब तुम ये बताओ कि केंद्र के पास ज्यादा विषय हैं संघ सूची में कि राज्य के पास ज्यादा है? भाई केंद्र के पास 57, राज्य के पास 66 है। किसके पास ज्यादा है? केंद्र के पास। जैसे बड़े भाई को तो कुछ ज्यादा दे दिया, छोटे भाई को कुछ कम दिया बाप ने, ऐसे ही संविधान ने बड़े भाई यानी केंद्र को कुछ ज्यादा दे दिए विषय और राज्य को कम दे दिए। तीसरा समवर्ती सूची होती है जो 47 विषय हैं, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं। उसमें भी ये कहा कि अगर किसी कानून बनाने में, किसी विषय पर कानून बनाते हैं और राज्य का कानून और केंद्र के कानूनों में अगर विरोधाभास हो जाते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो केंद्र का कानून माना जाएगा, राज्य का कानून निरस्त। तो कहीं ना कहीं केंद्र की क्या हो रही है, इसमें केंद्र की तरफ ज्यादा झुकाव हो रहा है। इसलिए कह रहे हैं कि इसका मतलब एकात्मकता का प्रभुत्व है। 2 भागों में शक्तियों का तो बंटवारा किया है, लेकिन फिर भी क्या है, बड़े केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां दे दी, ठीक है। तो यह है एकात्मकता की तरफ झुकाव। अब आता है अगला टॉपिक, एकात्मकता के लक्षण, ठीक है। ये तो हो गए संघीय व्यवस्था के लक्षण। संघीय व्यवस्था को आप अच्छी तरीके से तब समझ पाओगे जब एकात्मकता के भी हमारे संविधान में कुछ लक्षण है उनको भी देख लोगे, क्योंकि हमारा संविधान है जो स्पष्ट रूप से संघीय व्यवस्था नहीं अपनाता। दुनिया में कुछ देशों के संविधान ही है जो स्पष्ट रूप से संघीय व्यवस्था का अपनाते हैं। संघीय व्यवस्था का सबसे विशुद्ध रूप से जो उदाहरण है वो अमेरिका है, कनाडा है, वहां पे वास्तव में संघीय व्यवस्था अपनाई गई है। और जो एकात्मक शासन व्यवस्था का जो शुद्ध रूप है वो है ब्रिटेन। लेकिन हमने क्या किया, हमने कुछ संघीय व्यवस्था के जो अच्छे चीज लगी वो भी ले ली और एकात्मक व्यवस्था की जो अच्छी बातें लगी वो भी ले ली। तो हमारा जो संविधान है उसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। तो संघीय व्यवस्था के ये लक्षण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं कि एकात्मकता के कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं। मैं थोड़ा सा आपका ये मिटाऊंगा, आपको नोट करना है तो पॉज करके नोट कर लीजिए, अपने छोटे शॉर्ट नोट बना सकते हो आप। एकात्मक व्यवस्था के लक्षण। एकात्मक व्यवस्था के लक्षण। तो एकात्मक व्यवस्था के क्या क्या लक्षण हैं, ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा हो रहा है, मैंने आपसे एक और जानकारी शेयर करनी है। तो इस एकात्मकता के लक्षण को हम अगले लेक्चर में ले लेते हैं और उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं जो जानकारी जो आई है आपके बोर्ड से, उसके बारे में क्या स्पष्टता है वो आपको बता देता हूं। देखिए,
ये राजस्थान दैनिक भास्कर आज का अखबार है, ये देख सकते हो तुम। ये दैनिक भास्कर अखबार है, दिनांक इसकी 14 जनवरी है और इसके अंदर एक खबर प्रकाशित हुई है जो आपके काम की है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, नीचे है, ये आपको अच्छी तरीके से दिखा देता हूं मैं। ये खबर बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न के अथवा में अब 2 या 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। मैं आपको इसको पढ़ के सुना देता हूं, हो सकता है आपको स्पष्टता ये दिखाई ना दे रही हो, तो मैं आपको इस खबर को एक बार जल्दी से पढ़ के और इसका निष्कर्ष बता देता हूं। देखिए, बोर्ड परीक्षाओं में एक प्रश्न के अथवा में अब 2 या 3 प्रश्न होंगे। ठीक है, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बोल रहा है। ये कोविड-19 के कारण पहले ही 40% सिलेबस कम किया जा चुका है आपका, अब यानी 60% सिलेबस बचा हुआ है। अब क्या कह रहा है, कोरोना काल में विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं होने के कारण राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वर्ष 2021 में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र के स्वरूप में बड़े बदलाव करने जा रहा है। अब प्रश्न पत्रों में एक प्रश्न के अथवा में 2 या 3 प्रश्न देने की तैयारी है। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जारोली ने बुधवार को बताया कि कोविड-19 को देखते हुए बोर्ड ने 40% सिलेबस पहले ही कम कर दिया है। अब यह प्रयास, इसको सुनना, अब यह प्रयास है कि जो 60% पाठ्यक्रम है उसमें से भी और कम हिस्से से प्रश्न दिए जाएं। यानी जो आपके जो 60% जो सिलेबस बचा है उसमें से भी जो प्रश्न जो आएंगे वो और भी कम हिस्से में से आएंगे। अब ये किस हिस्से में से आएंगे ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये गवर्नमेंट्स के गाइडलाइंस हमारे पास आएंगे और हम आपको बताएंगे। सब्जेक्ट राजनीति विज्ञान की गारंटी मैं लेता हूं कि उस तरीके से मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। डॉक्टर जारोली ने तो यहां तक कहा कि यदि विद्यार्थी ने आधा भी सिलेबस पढ़ा होगा तो भी वह प्रश्न को हल कर सकेगा। यानी अगर तुमने आधा भी सिलेबस ढंग से पढ़ा होगा तो पूरे प्रश्न पत्र को हल कर सकते हो, लेकिन वो किस तरीके से, उसका तरीका हम बताएंगे। अभी तक प्रश्न में एक प्रश्न के लिए अथवा एक अथवा दिया जाता था। अब प्रयास किए जा रहे हैं कि एक से अधिक अथवा दिया जाए। विद्यार्थियों को 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न हल करना होगा। यानी अथवा में 2 क्वेश्चन और एक मुख्य क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिलेंगे। मैं ये कहता हूं कि अब की बार तो मैं कोई रोक नहीं सकता 90+ का स्कोर करने से। और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स होंगे उनका मेरे को प्रयास होगा 100 में से 100 नंबर दिलाने का। विद्यार्थियों को 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न हल करना होगा। छोटे प्रश्नों में भी बदलाव हो सकते हैं, इससे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों से इस बारे में मंथन कर रहे हैं। मई में मुख्य परीक्षा कराने की तैयारी चल रही है आपकी। परीक्षा समापन के 1 माह बाद ही परिणाम जारी कर दिए जाएंगे, यानी आपके अगले सत्र को लेट नहीं किया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सारी लेटेस्ट जानकारी देंगे राजस्थान गवर्नमेंट से जो आने वाली है, और हम जो सब्जेक्ट के बारे में जो पूरी नॉलेज आपको देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियो को आप बढ़ाइए, इनका दायरा बढ़ाइए, अपने तक सीमित मत रखिए। ज्ञान को बांटना ही अच्छा होता है, वरना मैं आज यहाँ पढ़ाने की मेरे को क्या जरूरत थी। गवर्नमेंट तनख्वाह दे रही है, ठीक है, आराम से काम चल रहा है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास नॉलेज है वो बच्चों के पास पहुंचे। तो तुम भी इस नॉलेज को, ऐसा नहीं है कि मेरे पास ये चैनल का लिंक आ गया और सिर्फ मैं ही देखता रहूं, औरों को फायदा, ऐसा नहीं सोचना है। इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ, उससे आपको भी एक अलग से फायदा होगा कि आपको लाइव का ऑप्शन मिलेगा और एक रेगुलर क्लास लेंगे, बड़े मजे आएंगे। आप बोलोगे, वो भी मेरे को सुनेगा, तो सोचो क्लास कितनी अच्छी होगी। धन्यवाद।